यह कहानी सुनते हुए अगर आपका दिल भारी हो जाए तो समझिए कि आप अब भी इंसान हैं। क्योंकि यह कहानी किसी एक दरिंदे की नहीं है, यह कहानी उस पूरे सिस्टम की है जहां पैसा, रसूख और सत्ता मासूमियत को कुचल देती है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ थे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राजनीति, राजघराने, बिजनेस और ग्लैमर की ऊंची कुर्सियों पर बैठे चेहरे, कोर्ट की फाइल्स में, गवाहियों में और उन उड़ानों की लिस्ट में जिनका कोई आम आदमी टिकट तक नहीं खरीद सकता। कुछ नाम बार बार सामने आए, जैसे बिल क्लिंटन, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश राजघराने का सदस्य, अरबपति, उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय बैंकर और वो चेहरे जो कैमरे के सामने सम्मानित थे लेकिन परछाइयों में किसी दरिंदे से कम नहीं। सवाल यह नहीं कि एप्स्टीन ने क्या किया, बल्कि सवाल यह है कि इतने सालों तक उसे बचाया किसने। जिन बच्चों की उम्र सपने देखने की थी, उनकी जिंदगी को निजी द्वीपों, बंद कमरों और सत्ता की चुप्पी में कैद कर दिया गया। उनकी चीखें महलों तक पहुंची लेकिन दरवाजे नहीं खुले। यह कहानी सनसनी नहीं है, यह कहानी एक चेतावनी है कि जब अपराधी अमीर हो, ताकतवर हो और उसके दोस्त और ज़्यादा ताकतवर हो तो इंसाफ भी डर जाता है। आज हम नाम इसलिए लेंगे ताकि इतिहास चुप न रहे। आज हम इस सच से आपको इसलिए रूबरू कराएंगे ताकि अगली पीढ़ी अंधेरे में न पले। अब शुरू होती है एप्स्टीन फाइल्स, पैसे, ताकत और इंसानियत की हत्या की कहानी। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। उसका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता न्यूयॉर्क सिटी के पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ स्कूल से जुड़ी हुई थी। पढ़ाई के दौरान एप्स्टीन गणित में तेज माना जाता था। उसने कूपर यूनियन में दाखिला लिया लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। इसके बावजूद 1970 के दशक में उसे न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाने की नौकरी मिल गई। यहीं से उसके संपर्क अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चों से बनने लगे और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। कुछ ही वर्षों बाद उसने शिक्षा क्षेत्र छोड़ दिया और निवेश बैंक बेयर स्टर्न में नौकरी कर ली। बिना किसी औपचारिक फाइनेंस डिग्री के वह तेजी से आगे बढ़ा और लिमिटेड पार्टनर तक पहुंच गया। 1981 में उसने बेयर स्टर्न छोड़ा और अपनी निजी फर्म जे एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू की। वह दावा करता था कि उसकी फर्म सिर्फ अरबपतियों के पैसे मैनेज करती है और उसके क्लाइंट्स इतने गोपनीय हैं कि उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। यही वह बिंदु था जहां से उसकी संपत्ति के स्रोत पर हमेशा सवाल उठते रहे, क्योंकि उसकी जीवनशैली और संपत्तियां उसके घोषित काम से कहीं ज़्यादा बड़ी थीं। 1990 के दशक तक एप्स्टीन न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी का जाना पहचाना नाम बन चुका था। मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में उसका विशाल टाउन हाउस था, फ्लोरिडा के पाम बीच में आलीशान हवेली, न्यू मैक्सिको में हजारों एकड़ जमीन, पेरिस में अपार्टमेंट और यूएस वर्जिन आइसलैंड में निजी द्वीप। उसके निजी जेट में शक्तिशाली लोग सफ़र करते थे और उसी जेट को बाद में लोग मजाक और डर के मिश्रण से लोलिता एक्सप्रेस कहने लगे। उसकी पार्टियों और बैठकों में राजनीति, बिजनेस, विज्ञान और मनोरंजन जगत के बड़े नाम दिखाई देते थे। इसी दौर में उसकी नज़दीकी गिस्लेन मैक्सवेल से हुई। गिस्लेन ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल की रहस्यमयी मौत के बाद गिस्लेन अमेरिका आ गई और एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी बन गई। बाद में कई पीड़ितों और गवाहों ने बताया कि गिस्लेन नाबालिग लड़कियों की भर्ती करती थी। उन्हें पैसे, उपहार और भविष्य के झूठे वादों के जरिए एप्स्टीन तक लाया जाता था और फिर शोषण का सिलसिला शुरू होता था। बयान यह भी कहते हैं कि यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक व्यक्तिगत व्यवस्थित पैटर्न था। 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान कई और लड़कियां सामने आईं। पुलिस को गवाहियां मिली, पैटर्न मिले और ऐसे सबूत मिले
जिन्होंने गंभीर यौन अपराधों की ओर इशारा किया। स्थानीय पुलिस ने मजबूत केस तैयार किया और मामला फेडरल एजेंसियों तक पहुंचा। उम्मीद थी कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन 2008 में जो हुआ उसने अमेरिका के न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एप्स्टीन के साथ एक विवादास्पद नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट किया गया। गंभीर फेडरल आरोप हटाए गए और उसे सिर्फ 2 अपेक्षाकृत हल्के आरोपों में दोषी माना गया। सजा 18 महीने की थी, लेकिन उसने लगभग 13 महीने ही काटे, वह भी वर्क रिलीज जैसी सुविधा के साथ, जिसमें दिन के समय वह बाहर जा सकता था। पीड़ितों को इस समझौते की जानकारी नहीं थी। बाद में यह सामने आया कि इस डील में ताकतवर वकीलों और प्रभावशाली नेटवर्क की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस डील के बाद कई सालों तक मामला दबा रहा। एप्स्टीन अपेक्षाकृत शांत जीवन जीता रहा, लेकिन 2018 में मियामी हेराल्ड की खोजी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस ने पूरी कहानी फिर से उजागर कर दी। रिपोर्ट में पीड़ितों की आवाज़, समझौते की अंदरूनी सच्चाई और सिस्टम की विफलताएं सामने आईं। इसके बाद सार्वजनिक दबाव बढ़ा और मामला फिर से खुला। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फेडरल एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इस बार आरोप थे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और संगठित यौन शोषण। उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया। कुछ ही हफ्तों बाद 10 अगस्त 2019 को वह अपनी सेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध थीं। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ने समय पर चेक नहीं किया और पहले कथित आत्महत्या प्रयास के बावजूद कड़ी निगरानी नहीं रखी गई। दुनिया भर में सवाल उठे और एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा एक वैश्विक चर्चा बन गई। एप्स्टीन की मौत के बाद ध्यान उन दस्तावेजों पर गया जिन्हें एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। ये फाइल्स अदालतों के रिकॉर्ड, ईमेल, फोन लॉग्स, फ्लाइट लॉग्स और पीड़ितों की शपथ पत्रों का संग्रह है, जिनमें से कई वर्षों तक सील रखे गए थे। इनका उद्देश्य पीड़ितों की पहचान की रक्षा बताया गया, लेकिन आलोचकों का कहना रहा कि इससे शक्तिशाली लोग के नाम भी छुपे रहे। इन फाइल्स में कई प्रभावशाली नामों का उल्लेख है, लेकिन हर बार यह स्पष्ट किया गया कि किसी का नाम आना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। कुछ लोगों पर अब आरोप लगे, कुछ से पूछताछ हुई और कुछ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि क्या एप्स्टीन अकेला अपराधी था या एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा। 2021 में गिस्लेन मैक्सवेल पर मुकदमा चला। अदालत ने उसे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और शोषण में मदद करने का दोषी ठहराया। 2022 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल अनुत्तरित रहे। एप्स्टीन की असली संपत्ति का स्रोत क्या था, उसे संरक्षण किसका था और क्या सभी जिम्मेदार लोग कभी सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी फाइलें, पीड़ितों की गवाही और सिस्टम की चुप्पी यह याद दिलाती रहती है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ताकत और पैसे और न्याय व्यवस्था के टकराव की कहानी है, जिसमें सच के कई हिस्से आज भी अंधेरे में हैं। जब एप्स्टीन की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और इतनी भयावह कहानी, कई सारे रिसर्च के बाद जब इस कहानी, इस स्क्रिप्ट को मैं तैयार कर रहा था और इसके पीछे की सच्चाई को जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि जब पैसा और रसूख के दम पर जब ताकतवर लोग पूरी दुनिया के सारे आराम से उब जाते हैं, तो उनके पास करने के लिए इस तरह के कुकृत्य, घिनौना कृत्य और इस तरह से काला मंजर जो कई सारे बच्चों के बचपन को, जवानी को और उनके भविष्य को लील जाता है। ऐसी चीज़ों में इनके अंदर इंटरेस्ट कहाँ से आता है? क्या ये किसी बीमारी से ग्रसित है? लेकिन जब ये कहानी मैं पढ़ रहा था, जब इस कहानी के पीछे गया, तो हमारे समाज की भी एक सच्चाई है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का बच्चा, छोटा बच्चा कितना सुरक्षित है? आपके घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने चाइल्ड एब्यूज़ का नाम सुना होगा। चाइल्ड एब्यूज़ एक बहुत छोटा, मतलब कि इस गंभीर अपराध को ढकने का एक नाम दे दिया गया है। हालांकि इसका नाम कुछ और होना चाहिए, ये मेरी समझ कहती है, क्योंकि चाइल्ड एब्यूज़ में लगभग इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो भारत देश हो या फिर अन्य देशों में, लगभग 50% बच्चे कभी ना कभी किसी न किसी तरह से चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार होते हैं। चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब होता है कि वह बच्चा जिस परिवार का है, उस परिवार के का कोई सदस्य या फिर उस परिवार से जुड़ा कोई रिश्तेदार
दोस्त, संबंधी, सगा संबंधी कोई भी हो सकता है, वह उस बच्चे के साथ मौके का फायदा उठाते हुए यौन क्रिया करने की कोशिश करता है। अब यौन क्रिया का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह उसके साथ रेप करता है, उसको बैड टच करेगा, उल्टी सीधी जगहों पे छुएगा, ये सारी चीज़ें चाइल्ड एब्यूज़ में आती हैं। और इसका शिकार हमारे समाज में भी बहुत सारे बच्चे हैं। कई बार कुछ बच्चे जब इस बात को समझने लगते हैं, अपने माँ बाप से या फिर अपने पेरेंट्स से बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, डांट दिया जाता है, या फिर उनके माँ बाप यह बात जानने के बाद थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बात को वहीं पे छुपा ले जाते हैं। चाइल्ड एब्यूज़ की घटनाओं को एक्सेप्ट कर पाना आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे में उन तमाम लोगों को इसका लाभ मिल जाता है जो चाइल्ड एब्यूज़ करते हैं। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित तमाम लोग इस समाज के लिए कलंक है। और जब एप्स्टीन फाइल की बात मैं कर रहा हूँ, तो एप्स्टीन फाइल में सिर्फ चाइल्ड एब्यूज़ तक बात नहीं थी, सिर्फ गैंग रेप तक बात नहीं थी, सिर्फ समूह में बलात्कार करने तक की बात नहीं थी। जरा सोचिए कि उन बच्चों के साथ जिन छोटे छोटे बच्चों को काट के उनका मांस खाया जा रहा था, उनका खून पिया जा रहा था, ये सारे जिक्र आ रहे हैं इस फाइल्स में। कितना भयावह वो मंजर होगा। एप्स्टीन फाइल एक काली सच्चाई है जिसे इस दुनिया के सामने आने के बाद तमाम वो लोग, जो लोग राक्षसों का कभी नाम सुना करते थे, जो लोग क्रूरता का कभी नाम सुना करते थे, जो लोग विवशता का कभी नाम सुना करते थे, उनके लिए इस घटना के बाद एक और नाम ढूंढने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्योंकि ये जो घटना हुई है, इस घटना को शब्दों में इसका संबोधन, इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। बाकी एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता बढ़े। क्योंकि ताकतवर लोग इतने ताकतवर हैं कि पीड़ित बनने के बाद इंसाफ की आप गुहार लगाते रह जाएंगे, लेकिन शायद आपके जीते जी आपको इंसाफ ना मिले। जय हिंद।